नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो हमें ले जाते हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल की तरफ, और ख़ास तौर पर इस सवाल पर कि उन्हें भारत की लौह महिला मतलब आयरन लेडी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। हमारे पास जो भी दस्तावेज है, लेख हैं, वो उनकी लीडरशिप स्टाइल और कुछ बड़े फैसलों पर काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन स्रोतों के जरिए थोड़ा समझें कि वो कौन सी बातें थीं, उनके फैसले, उनका अंदाज जिसने उनको ये उपाधि दिलाई। ये स्रोत यही बताते हैं कि उनका नेतृत्व बहुत ताकतवर था, निर्णायक था, और हाँ, कई बार जैसा होता है विवादों में भी रहा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास मिलता है हमें। बिल्कुल। और जब हम इन स्रोतों को देखते हैं ना, तो ये लौह महिला वाली जो छवि है वो सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। मतलब उनके कार्यकाल की कई अहम घटनाएं हैं जो इसे दर्शाती हैं। मिसाल के तौर पर स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि वो मुश्किल फैसले लेने से हिचकिचाती नहीं थी। कई बार ऐसे फैसले हैं जो शायद लोकप्रिय ना हों, और अक्सर वो जिसे राष्ट्रीय हित समझती थीं उसे राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर रखती थीं, ऐसा स्रोत बताते हैं। हाँ, और इसका कोई बड़ा उदाहरण जो इन स्रोतों में बार बार आता हो? शायद सबसे बड़ा उदाहरण 1971 का है। स्रोत बताते हैं कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त जो सैन्य हस्तक्षेप का उनका फैसला था वो बहुत साहसिक माना गया। और सिर्फ फैसला लेना ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से, जिस दृढ़ता से उन्होंने उसे लागू किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक अलग ही पहचान बनाई। इन दस्तावेजों से यह भी लगता है कि यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मूव नहीं था, बल्कि उनकी अपनी लीडरशिप को मजबूती से स्थापित करने का एक तरीका भी था। हाँ, 1971 का जिक्र तो है ही, बहुत प्रमुखता से है, लेकिन फिर स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा जटिल दौर की तरफ भी ले जाते हैं। 1975 से 77 आपातकाल, इसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्या ये भी उसी लौह इच्छा शक्ति का प्रमाण था? देखिए, स्रोत इस दौर को काफी पेचीदा बताते हैं। मतलब उनके मुताबिक उस वक्त देश में राजनीतिक उथल-पुथल बहुत थी और उनके नेतृत्व को सीधी कानूनी चुनौतियां मिल रही थी। तो ऐसे में नियंत्रण बनाए रखने और कुछ सुधारों को लागू करने के नाम पर आपातकाल लगाया गया, जिसमें कई नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अच्छा, मतलब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए थे? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही दर्ज करते हैं। जाहिर है, इसकी तीखी आलोचना हुई और आज भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, शासन पर अपनी पकड़ बनाए रखने की उनकी जो जिद थी, या कहें कि वो लौह इच्छा शक्ति वाला पहलू, वो यहां भी दिखता है, भले ही वो कितना भी विवादास्पद क्यों ना रहा हो। हम बस वही बता रहे हैं जो स्रोत कहते हैं। और इसी तरह का एक दृढ़ निश्चय शायद परमाणु कार्यक्रम में भी दिखा। स्रोत स्माइलिंग बुद्धा का जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, उनकी मंजूरी से ही हुआ। स्रोत इस बात पर खास तौर से रोशनी डालते हैं कि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। इस एक कदम ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिनके पास परमाणु शक्ति थी, और ये उनकी वो आत्मनिर्भरता वाली सोच और राष्ट्रीय गौरव की भावना को भी दिखाता है, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है। और फिर एक बहुत ही मुश्किल और दुखद फैसला आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्रोत इसे उनके कार्यकाल के सबसे कठिन और सबसे ज्यादा विवादास्पद फैसलों में से एक मानते हैं। यकीनन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर से सशस्त्र उग्रवादियों को निकालने के लिए सेना भेजने का निर्णय, इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर और दुखद रहे। और जैसा कि स्रोत बताते भी हैं, इसी घटना के चलते बाद में उनके ही सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। ये स्रोत इस फैसले की जो जटिलता है और इसके जो परिणाम हुए हैं, उनको बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते हैं। तो अगर हम इन सभी घटनाओं को देखें और स्रोतों में जो टिप्पणियां दर्ज हैं उनको एक साथ रखें, तो उनके नेतृत्व की क्या तस्वीर उभरती है? मतलब निर्णायक होना, हाँ, निर्णायक तो थी। एक मजबूत राष्ट्रवादी नजरिया, आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर, राजनीतिक चतुराई, ये सब दिखता है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही, जैसा कि स्रोत बताते भी हैं, सत्ता के केंद्रीकरण के आरोप और कुछ हद तक थोड़ी तानाशाही प्रवृत्ति के आरोप भी लगते रहे हैं। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि इन स्रोतों के विश्लेषण से पता चलता है, कि आपातकाल और सत्ता के केंद्रीकरण जैसी बातों पर इतनी आलोचना के बावजूद उनकी जो छवि है वो एक बेहद शक्तिशाली नेता की बनी रही।
एक ऐसी नेता जिसने भारत के आधुनिक राजनीतिक और रणनीतिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी, खासकर दुनिया में भारत की जगह को मजबूत करने में। शायद यही निडरता थी और मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने की जो क्षमता थी, उसी ने उन्हें भारत की लौ महिला का वो खिताब दिलाया जो आज तक कायम है। तो आखिर में ये सारी जानकारी, ये स्रोत हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? मुझे लगता है ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे असाधारण हालात में लिए गए कड़े फैसले किसी नेता की विरासत को बना या बिगाड़ सकते हैं। और शायद सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी नेता के कामों को परखते हैं तो उसके जो तात्कालिक नतीजे होते हैं और जो लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव होते हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।